the potential is constant throughout a given region of space, is the electric field zero or non-zero in this region? अच्छा, हम यहाँ पे ये पूछा गया है कि अगर पोटेंशियल जो है वो एक रीजन है, कोई भी एक स्पेस है, वहाँ पे कांस्टेंट है, तो आप बताएं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वहाँ पे ज़ीरो होगी या नॉन ज़ीरो होगी। तो सबसे पहले हम ये देख लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिलेशन है पोटेंशियल के साथ वो कैसा है। तो E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा R। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नेगेटिव ग्रेडियंट है पोटेंशियल का, या अगर हम आसान अल्फाज में बात करें तो इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल चेंज होता रहेगा तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती रहेगी, और अगर पोटेंशियल चेंज नहीं होता, कांस्टेंट है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, ज़ीरो होगी। ठीक है, लाइक ऐसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि डेल्टा V की वैल्यू ज़ीरो है। ठीक है, देखो अगर डेल्टा V ज़ीरो है इसका मतलब है कि वोल्टेज जो है ना वो कांस्टेंट है, मतलब उसकी कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर है लेकिन वो फिक्स हो गई है, तो इसीलिए चेंज नहीं हो रहा। और अगर चेंज नहीं होगा ना तो आप देखें, अगर मैं यहाँ फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दूं, यहाँ पे आ जाएगा ज़ीरो और यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा R, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी आपके पास, ज़ीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं होता किसी भी रीजन में, तो इट मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या होगी, ज़ीरो होगी। और रीजन का मतलब क्या है, मैं आपको सिंपली समझा देता हूँ। देखो ये कोई एक बॉक्स है, ठीक है, यहाँ पे ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कोई ना कोई वैल्यू, इसको रीजन कहते हैं। ठीक है, तो V की वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर रीजन है इसके अंदर। सही, अब इसको लिखना कैसे है हमें, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिस्क्राइब बाय द रिलेशन E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा R। According to the relation, the electric field is negative gradient of electric potential. If the electric potential is constant throughout given region of space, then change in electric potential delta V is equal to zero. Hence, electric field is also zero. तो ये इसका रीजन है, आप इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। Suppose that you follow an electric field line due to a positive point charge. Do electric field and the potential increase or decrease. अच्छा, हमें ये बताना है कि अगर हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाते हैं किसी पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की, तो लाइक ऐसे देखो Q प्लस, ठीक है, और हमने ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाना शुरू करी, ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बन रही है इस तरीके से। ठीक है, और भी आगे की तरफ जा रही है, तो वो पूछ रहा है कि पोटेंशियल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। सही है, तो जैसे जैसे हम चार्ज से दूर होते जाते हैं, ठीक है, ये चार्ज देखें, हम एक पॉइंट बना लेते हैं, ये चार्ज के करीब एक पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है, और भी आगे पॉइंट्स बना सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल समझने के लिए कि हमने 3 पॉइंट लिए हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अंदर। तो Q के करीब कौन है, मतलब चार्ज के करीब कौन है, A पॉइंट है, तो A पॉइंट पे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी किसके मुकाबले में, B के मुकाबले में, और B के पास फील्ड ज़्यादा होगी किसके मुकाबले में, C के मुकाबले में, लेकिन B के पास फील्ड कम भी हो सकती है किसके मुकाबले में, A के मुकाबले में। तो अगर हम रिलेशन देखें तो रिलेशन क्या होता है, देखो E इज इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर, मतलब जैसे जैसे R इंक्रीज होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती जाएगी, और पोटेंशियल का रिलेशन भी यही होता है, KQ अपॉन R होता है, इसमें स्क्वायर नहीं होता। लेकिन अगर आप देखें तो दोनों में रिलेशन इन्वर्स है, जैसे जैसे डिस्टेंस को आप इंक्रीज करेंगे ना वैसे वैसे आपकी क्वांटिटी डिक्रीज होती जाएगी, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि डू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल इंक्रीज और डिक्रीज, तो हम क्या बोलेंगे, ये डिक्रीज हो रहा है। अब हम इसको लिख लेते हैं, इफ यू फॉलो एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, देन इट मीन्स दैट वी आर मूविंग अवे from point charge. Thus the distance from the charge increases due to increases of distance from positive charge. Both electric field intensity and electric potential decreases as, तो मैंने आपको रिलेशन समझाया कि E जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर के, मतलब डिस्टेंस के, और V जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, तो दोनों ही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इस वजह से दोनों ही डिक्रीज होंगे। ये मूविंग अवे है, यहाँ पे T की जगह Y था, तो इसको सही कर लीजिएगा। कैन यू आइडेंटिफाई दैट which plate of a capacitor is positively charged? चलो देखें, हमारे पास एक डिवाइस होती है जो कि चार्ज को डिटेक्ट करती है, ठीक है, उस डिवाइस को हम कहते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। तो यहाँ पे गोल्ड लीफ का मतलब जो है
बहुत मतलब गोल्ड की 2 प्लेट ली जाती हैं जो कि बिल्कुल पत्ते की तरह बिल्कुल वो होती है पतली, ठीक है ना। इस तरह की 2 प्लेट ली जाती है, इसीलिए गोल्ड लीफ कहा जाता है इसको। अब प्रोसेस क्या होता है, ये आपके पास एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, सही है, या पॉजिटिवली चार्ज रॉड है। जब आप इसको इलेक्ट्रोस्कोप के करीब लेके जाते हो तो अंदर जो आपके पास जो गोल्ड लीफ है उनके दरमियान डाइवर्जेंस क्रिएट हो जाता है, मतलब वो और ज्यादा डाइवर्ट हो जाते हैं, मतलब डाइवर्जन इंक्रीज हो जाता है। अगर आप पॉजिटिवली चार्ज प्लेट यहाँ लेकर आओ और आपने देखा कि डाइवर्जन इंक्रीज हो गया है, इसका मतलब आपके पास जो रॉड है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। और अगर हम कोई रॉड को इलेक्ट्रोस्कोप के करीब लेकर आते हैं और हम देखते हैं कि ये डाइवर्जन डिक्रीज हो रहा है, मतलब ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसके पास नेगेटिव चार्ज है, सही है। तो जब आपके पास डाइवर्जन इंक्रीज हो जाता है तो हम समझ जाते हैं कि हमारे पास क्या है, जो जो रॉड या जो भी मटेरियल हम लेकर आए ये चेक करने के लिए कि उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, तो हम उसको जब इलेक्ट्रोस्कोप के करीब लेकर आते हैं तो हम देखते हैं कि दोनों प्लेट्स के दरमियान डाइवर्जन इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है। अगर डाइवर्जन इंक्रीज हो जाता है इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो हाथ में रॉड है या जो रॉड आप लेकर आए हो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और अगर डाइवर्जन डिक्रीज हो जाता है इसका मतलब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद है। The presence of a charge on a body is detected by a device called gold leaf electroscope. The leaves of gold leaf electroscope are diverged by giving them positive charge. If the disc is touched with any plate of the charge capacitor and the divergence of the leaves increases, the plate of capacitor is positively charged. If the divergence of leaf decreases, then that plate of capacitor is negatively charged. Describe the force or force on a positive point charge when placed between parallel plate with similar and equal charges. अच्छा देखिए हमारे से सवाल में क्या पूछा है, आपके पास एक प्लेट हम बना लेते हैं। अच्छा आपके पास ये 2 पैरेलल प्लेट्स हैं और दोनों के ऊपर सेम चार्जेस है, ये भी प्लस का है और ये प्लेट भी प्लस की है, ठीक है। और पॉइंट में बीच में ना हमारे पास क्या है, एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, और वो भी पॉजिटिव है। अब हमें ये मालूम करना है कि इसके ऊपर फोर्स कितनी लग रही है, ठीक है। अच्छा देखें सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो प्लेट है आपके पास इसको हम बोल देते हैं P1 प्लेट नंबर 1 और इसको बोल देते हैं प्लेट नंबर 2, ठीक है। अच्छा P1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर लग रही होगी पॉइंट के ऊपर, उसकी डायरेक्शन कैसे होगी वो हम बना लेते हैं। देखें जब भी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, अच्छा यहाँ पे पूरा लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज देखें तो उसकी जो डायरेक्शन होती है ना वो होती है अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज, ठीक है ना। अब देखें ये आपके पास P1 है, इसके जरिए मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी है इस पॉइंट P पे, तो इसकी डायरेक्शन होगी अवे फ्रॉम द चार्ज, ठीक है। और अगर मैं P2 के जरिए भी इसके ऊपर फील्ड मालूम करूं तो इसकी भी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम द चार्ज। अच्छा किससे अवे जाना है, जिससे मालूम कर रहे हैं, जिस पे मालूम नहीं कर रहे, मतलब मैं इस पॉइंट पे मालूम करना चाहता हूं तो इससे अवे नहीं जाना, जिससे मालूम कर रहे हैं उससे अवे जाना, मतलब P1 से मालूम कर रहे हैं तो P से दूर जाना है। तो अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे ये डायरेक्शन में सही कर लूं, P2 से जो डायरेक्शन बनेगी अवे फ्रॉम द चार्ज ये ऐसे बनेगी, ठीक है। तो देखें एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है E1 की और दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है E2 की। तो देखें दोनों का नेट इफेक्ट कितना होगा, आप बोलोगे सर नेट इफेक्ट हो जाएगा E इज इक्वल टू E1 प्लस माइनस E2, क्योंकि E1 के अपोजिट डायरेक्शन में E2 है तो इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी इस पे, 0 हो जाएगी। तो
सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस की अगर प्लेट होंगी और बिटवीन द प्लेट्स अगर आपने फोर्स मालूम करनी है तो वो जीरो होगी। अब जीरो क्यों होगी सर, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन चार्ज। अब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो कर दूं तो इसका मतलब फोर्स भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। When a positive point charge is placed between the parallel plates with similar and equal charges, then the electric field intensity due to one plate is equal in magnitude but opposite in direction of electric intensity due to other plate. So the value of resultant electric field intensity is zero. Hence the net force on the positive point charge is zero. It will remain at rest. Describe the force or force on a positive point charge when placed between parallel plates with opposite and equal charges. अच्छा देखें, हमारे पास यहाँ पे पहले हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस ले लेते हैं और यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस ले लिए। ठीक है, और बीच में हमने एक पॉइंट चार्ज ले लिया प्लस का। अब हम यहाँ पे लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव प्लेट, तो इसकी डायरेक्शन होगी अवे फ्रॉम द चार्ज। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन क्या आ जाएगी, अवे फ्रॉम द चार्ज। ठीक है, अच्छा अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, इसकी डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स द चार्ज। ठीक है, तो इसकी जो बनेगी डायरेक्शन वो कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी डायरेक्शन। ठीक है, समझ आ गई बात। अब देखें दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे बोल सकते हैं ई प्लस और इसे क्या बोलेंगे, ई माइनस। तो क्या होगा, आपके पास जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो बराबर हो जाएगी 2E के। सही है, 2E के बराबर हो जाएगी। और लाजमी सी बात है जो आपके पास फोर्स होगी वो भी नेट नहीं, आप यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला लगा सकते हैं, आपके पास फोर्स भी क्या हो जाएगी, इसके ऊपर डबल हो जाएगी और ये रेस्ट पे नहीं रहेगा। आप तो अब हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। When a positive point charge is placed between parallel plates with opposite but equal amount of charge, then electric field intensity due to one plate is equal in magnitude but in same direction of the electric field intensity due to other plate. So the value of resultant electric field intensity is non-zero. Hence the point charge will be accelerated towards the negative plate. Electric lines of force never cross y. Electric lines of force नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये कि देखें अगर फॉर एग्जांपल आपके पास इलेक्ट्रिक लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस कभी इंटरसेक्ट करेंगी तो एक्चुअली उसका मतलब क्या होगा कि ये जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो अलग अलग डिफरेंट डायरेक्शंस हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड की एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन होती है। इस वजह से हम ये बोलते हैं कि फिजिकली ये बात करेक्ट नहीं हो सकती कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी इंटरसेक्ट करें। अगर फॉर एग्जांपल हमने कहा कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, इसका मतलब ये वाहिद पॉइंट है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो पॉसिबल डायरेक्शन हैं और ऐसा फिजिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर और नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर। दिस इज बिकॉज ऑफ द रीजन that electric field intensity has only one direction at any given point. If the line cross, electric intensity could have more than one direction, which is physically not correct. If a point charge q of mass m is released in a non-uniform electric field with field lines pointing in the same direction, will it make a rectilinear motion? ये देखिए ये हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, ठीक है, और इसमें अगर हम एक पॉइंट चार्ज क्यू मास को रिलीज कर दें, मतलब यहाँ पे जैसे मैंने इसको ना रिलीज कर दिया ये पॉइंट मास, ठीक है, अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है
तो ये क्या होगा, ये आपके पास एक्सेलरेट होगा लेकिन अवे फ्रॉम द चार्ज, मतलब इस डायरेक्शन में। बिकॉज ऑफ रिपल्जन इसका जो मोशन होगा ये अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, मतलब रिपल्जन फोर्स इसके ऊपर लगेगी और ये स्ट्रेट लाइन में मूव करना शुरू कर देगा। रेक्टिलाइनर मोशन का मतलब ही यही होता है। सही है बेटा। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज शोन इन द फिगर। If a point charge q of mass m is placed at any point in the field, it will follow a straight or rectilinear path along the field line due to repulsive force. ठीक है बेटा। Electric field necessarily zero inside a charged rubber balloon if balloon is spherical. Assume that the charge is distributed uniformly over the surface. तो हम लिखेंगे yes, electric field is zero. ठीक है, वजह क्या है, अच्छा कहां पर बोलिए, इनसाइड ना, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। अब क्यों होगी ये भी समझ लेते हैं। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द गॉसेस लॉ, अकॉर्डिंग टू द गॉसेस लॉ हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, या हम यह कहते हैं कि हमारे पास जो फाई होता है, फ्लक्स, जो टोटल फ्लक्स होता है वो बराबर होता है चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये जो चार्ज हमारे पास होता है इसे हम इनक्लोज लिखते हैं, चार्ज इनक्लोज। इनक्लोज का मतलब होता है कि जो चार्ज है वो आपके जो गॉसियन सरफेस होगी उसके अंदर आना चाहिए। अच्छा, अब हम गॉसियन सरफेस जहां भी ड्रॉ करना है, देखो इनसाइड ना मैं बोलूँ मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी है, तो मैं यहाँ पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लूंगा एक। तो क्या चार्ज अंदर आ रहा है? नहीं, चार्ज तो गॉसियन सरफेस से बाहर ही दिख रहा है मुझे। ठीक है, अच्छा सर यहाँ नहीं बनाते, कहीं और बना लेते हैं, तो भाई कहीं और बना लें, इधर पॉइंट ले लें, इस पॉइंट पे भी आप हमें स्फीयर बनाना पड़ेगा। आज जब हम स्फीयर बनाएंगे तो अगेन हम देखेंगे कि ये तो हमारे पास चार्ज जो है वो बाहर ही है, तो हम क्या लिख सकते हैं, क्यू जो इनक्लोज है वो आपके पास क्या है, जीरो है, तो इसका मतलब आपके पास टोटल फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, जीरो। अच्छा, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई ए इज इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपके पास क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसको लिख लेते हैं अपने पास, उम्मीद ही आपको समझ आ गई होगा। इसको लिख लेते हैं अब हम, yes, electric field is necessarily zero inside the charged rubber balloon if balloon is spherical. If the Gaussian surface is imagined inside the charged balloon, then it does not contain any charge q is equal to zero. तो अब देखें, मैंने आपको जैसे समझाया था, अप्लाइंग गॉसेस लॉ, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू जीरो। क्यों जीरो? क्योंकि हमें पता है क्यू की वैल्यू जीरो है, क्यू की वैल्यू जीरो, तो फाई बराबर है ई ए के, दोनों को कंपेयर करेंगे तो ई ए जीरो के बराबर आ जाएगा, और आपके पास ए तो जीरो हो नहीं सकता, इसका मतलब ई क्या है, जीरो है आपके पास। इज इट ट्रू दैट गॉसियंस लॉ स्टेट दैट the total number of lines of force crossing any closed surface in the outward direction is proportional to the net positive charge enclosed within a surface? तो हम बोलेंगे yes, this statement is correct। अब हमें इसको शो करना है कि ये कैसे करेक्ट है। तो देखें, अकॉर्डिंग टू द गॉसेस लॉ जो टोटल फ्लक्स होता है हमारे पास वो बराबर होता है चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर हम बोलें कि एप्सिलॉन नॉट जो है वो कांस्टेंट है हमारे पास, ठीक है, तो फाई किसके बराबर हो जाएगा, वन अपॉन कांस्टेंट और चार्ज इनक्लोज। ठीक है, अब वन अपॉन कांस्टेंट को हटाएंगे तो फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज इनक्लोज। तो देखें, ऊपर यही स्टेटमेंट लिखी हुई है और गॉसेस लॉ का मतलब भी यही होता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो डिपेंड करता है चार्ज इनक्लोज के ऊपर। जितना चार्ज इंक्रीज होगा इतना आपके पास जो फ्लक्स होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। Yes, the above statement is true. Electric flux is defined as the measure of number of electric lines of force passing through a certain area. According to Gauss's law, the flux through any closed surface 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed in it. अच्छा, तो मैंने आपको पहले भी समझाया कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं। देखें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो बराबर होता है चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फिर हम लिख सकते हैं कि फाई वन अपॉन कांस्टेंट, या कांस्टेंट लिख लो डायरेक्ट आप इसको,
कांस्टेंट और चार्ज इनक्लोज। अब phi is directly proportional to charge enclosed। ठीक है, इलेक्ट्रॉन टेंड टू गो टू रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल और ऑफ लो पोटेंशियल। देखें हमारे पास ये एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, ठीक है, और एक ये नेगेटिव चार्ज प्लेट है, ठीक है। यहाँ पे हम कहते हैं लो पोटेंशियल है, ठीक है, और यहाँ पे हम कहते हैं हाई पोटेंशियल है, ठीक है। अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन को यहाँ इन दोनों प्लेट के बीच में रखेंगे नेगेटिव चार्ज होने की वजह से, तो हम सब जानते हैं कि नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या हो जाएगा, एक्सेलरेट हो जाएगा। सही है, बिकॉज ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन प्लस एंड माइनस, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। लेकिन हम ये भी कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो लो पोटेंशियल मतलब नेगेटिव प्लेट से हाई पोटेंशियल मतलब पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। The electron being negatively charged particle when released in electric field move from a region of lower potential negative end to a region of high potential positive end।